दोस्तों, विद्या के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, कि न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कीर्ति वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा आपसे छीन सकता है, न भाइयों में ये बढ़ती है, न तो इसमें कोई बोझ होता है, भार होता है जिसे ढो कर के ले जाने की ज़रूरत है। और सबसे मज़े की बात कि जितना आप इसको व्यय करोगे, जितना बांटोगे, जितना खर्च करोगे, उतनी ये और ज़्यादा बढ़ेगी। पैसा है, चोरी हो सकता है, ज़मीन जायदाद है, छीनी जा सकती है, और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है जो ना तो चुराई जा सकती है, न भाइयों में बढ़ती है, न छीनी जा सकती है, और बांटने पे और ज़्यादा ये बढ़ेगी। इसको ऐसे समझिए कि क्यों विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। अगर आपके पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं और वो 10,000 रुपये आज आपने किसी तिजोरी में रखे, और आज से 10 साल के बाद जब आप उस तिजोरी को खोलोगे तो वो 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि तिजोरी में पैसे को जमा करके रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। थोड़ा सा किसी व्यक्ति के अंदर दिमाग होगा तो वो उस पैसे को जा कर के बैंक में जमा कर देगा। बैंक उसको थोड़ा बहुत उस पर ब्याज देगा। शायद हो सकता है आज अगर 10,000 रुपये आपने उस बैंक में जमा किए तो 10 साल के बाद आपको उस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा और वो रकम बढ़ करके मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 की जगह आपको 20 या 30,000 मिलेंगे। शायद हो सकता है 15, और हद से हद मिले भी तो 20-30 हज़ार, इससे ज़्यादा शायद आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा दिमाग और होगा वो उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा, कोई ज़मीन खरीद लेगा। अब ज़मीन आज अगर आपने 10,000 की खरीदी तो हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तो वो 10,000 की जो प्रॉपर्टी थी वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 या 5 लाख की भी बिक सकती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं था उसने तिजोरी में रखा, जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग और था उसने बैंक में जमा किया, जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग और था उसने ज़मीन खरीद ली। और हम में से अधिकतर लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते, इससे आगे हमारी बुद्धि काम नहीं करती, और इससे आगे का जो रास्ता है वही विद्या का रास्ता है, वही कौशल का रास्ता है, वही ज्ञान का रास्ता है। प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से आपको वन टाइम बेनिफिट मिलेगा। एक प्रॉपर्टी को आप एक ही बार किसी व्यक्ति को बेच सकते हो। एक ही प्रॉपर्टी को 2 लोगों को नहीं बेचा जा सकता, और एक बार बेचने के बाद दोबारा आप उसको नहीं बेच सकते क्योंकि अब आपका उस पर मालिकाना हक नहीं है। लेकिन विद्या, अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, कोई कौशल अगर आपने सीख लिया, आज अगर 10,000 रुपये में आपने वो कौशल सीखा, कल हो सकता है आप 20,000 में उसको किसी और को भी सिखा सकते हो। और मज़े की बात देखिए कि जब आप उस कौशल को किसी और को सिखाओगे, जब आप वो ज्ञान किसी और को दोगे तो आपके पास ख़त्म नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। आपने किसी एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, आपके पास और बढ़ गया। आपने किसी और को दिया और बढ़िया, कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए विद्या धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। लेकिन विद्या अर्जित करना इतना आसान नहीं है। विद्या अर्जित करने के लिए आपको जीवन पर्यंत एक अच्छा विद्यार्थी बना रहना चाहिए। और एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी के जो गुण हैं वो बताए गए हैं कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चे
अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के अंदर चेष्टा, इच्छा, डिजायर कौवे की तरह होनी चाहिए। कौवे की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पानी की तलाश में जब कौवा इधर उधर भटक रहा होता है तो एक पानी का घड़ा उसको कहीं पे दिखाई देता है। कौवा पानी पीने के लिए जब वहाँ जाता है तो देखता है कि पानी बहुत नीचे है घड़े में, उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो कौवा आसपास से कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके उस पानी के घड़े में डालता है। उन कंकड़ पत्थरों से पानी ऊपर आ जाता है और फिर कौवा आराम से उस पानी को पीता है। तो इच्छा सीखने की, ज्ञान अर्जित करने की उस कौवे की तरह होनी चाहिए कि कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमने रास्ता ढूंढना है। जो सीखना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है, वो रास्ते ढूंढता है। जो नहीं करना चाहता वो बहाने ढूंढता है। तो इच्छा कौवे के जैसी, काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान बगुले के जैसा। जैसे मछली को देखता है बगुला, एकदम उसको झपट लेता है। शिक्षक की कही गई बातें, आपको सिखाई गई बातें उसी तरीके से एकदम आपने आत्मसात कर लेनी है जैसे बगुला मछली को पकड़ लेता है। स्वान निद्रा, नींद कुत्ते के जैसी, हल्की सी आवाज़ होती है, हल्की सी हरकत होती है, कुत्ता एकदम जाग जाता है। कुंभकर्ण की नींद सोने वाला व्यक्ति ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच, अल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा खाने से आलस बढ़ता है। एक विद्यार्थी जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। और गृहस्थ त्यागी, घर से ज़्यादा लगाव, मोह एक अच्छे विद्यार्थी को शोभा नहीं देता कि हर फैमिली फंक्शन को अटेंड करना है, हर रिश्तेदार के बच्चों की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है, कोई भी फंक्शन छोड़ना नहीं है। एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। तो ये 5 लक्षण एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। और 8 लक्षण, 8 अवगुण जो एक अच्छे विद्यार्थी के लिए वर्जित है वो है कि कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगारम कौतिके अति सेवाति निद्रा विद्यार्थी अष्टवर्जिते। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, स्वाद, टेस्ट, कामम क्रोधम तथा लोभम, स्वादम श्रृंगारम मेकअप, कौतिके एंटरटेनमेंट, अति सेवा ज़्यादा फैसिलिटीज़, अति निद्रा बहुत ज़्यादा सोना, इन 8 अवगुणों से एक अच्छे विद्यार्थी को बचना चाहिए। तो दोस्तों, एक बेहतर भविष्य अगर आप चाहते हो, एक बेहतर समाज अगर आप चाहते हो, एक बेहतर राष्ट्र अगर आप चाहते हो, तो ज्ञान अर्जित करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, सीखते रहिए और जीवन भर अपने से छोटों को, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, सिखाते रहिए क्योंकि सीखने और सिखाने से ही समाज आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।